नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पिछले 1 साल से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, पिछले 15 अगस्त से, और यह अगले 15 अगस्त तक, मतलब इस साल के 15 अगस्त तक ये पूरा महोत्सव मनाया जाना है पूरे देश में। इसलिए भी क्योंकि ये भी आपको पता है कि हम लोग आज़ादी की अपनी चीज़ों को रिकॉल करना चाहते इसी बहाने, क्योंकि 75 साल की आज़ादी बहुत आसान नहीं होती। जब आप सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आज़ाद होते हैं, एक देश का निर्माण होता है और फिर आप अपने पैरों पर इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि दुनिया आपको सलाम करने लगती है। यह ठीक है कि हमारी विरासत काफ़ी मजबूत थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी हमें उस पर गौरव है, हम उस पर गर्व करते हैं। और वैसे ही सोने की चिड़िया की तरह का एक भारत बनाने का, एक भारत में रहने का सपना भारत का हर नागरिक देखता है। हम लोग भी उस सपने को देखते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इसी वजह से इस विषय पर लगातार हम लोग कई कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पर बात की थी, आज भी आज़ादी का अमृत महोत्सव पर बात करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। और इस पर बात करने के लिए दो खास लोगों को हमने से अनुरोध करके हमने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जो राजीव विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, और अमन कुमार जी का, जो मुख्य चैनल विशेषज्ञ हैं दूरदर्शन झारखंड के। और हम लोग पहले भी कई दफ़ा बैठते रहे हैं, तो आप सब लोग हम लोग को, इन लोगों को पहचानते हैं। आप दोनों ही लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अमन जी तो हमारे डीडी झारखंड के हैं, तो कहीं आरोप न लगे कि भाई आपने अपने ही लोगों से शुरुआत की। तो मैं शुरुआत आपसे करूँगा कि आज जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किन चीज़ों को आप बहुत प्रमुखता से याद करना चाहते हैं इस मौके पर? हम सबसे पहले ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, तो ये दूरदर्शन में हम जो आए इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित जगह जगह पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, अपने साहित्य प्रेमियों को लेकर, देशवासियों को लेकर, जो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा लगता है कि हम कहीं ट्रैक से हटते चले जा रहे हैं। तो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो इस तरह का सराहनीय कदम है कि और लोगों को ये अवगत कराने की ज़रूरत है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में, वो चाहे वीर बुद्धू भगत की बात करें, ये बिरसा मुंडा की बात करें, या सिद्धू कानू की बात करें, या हमारे यहाँ के जो साहित्यकार हुए हैं, यदि हम उनकी बात करें, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और क्यों ना हम इस बहाने अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो राष्ट्र लेवल के और देशभक्त हैं, हम उनको एक बार नमन करते हुए उनको एक बार याद करें और अपने जीवन में उनके जो साहित्यिक मूल्य है, जो वीरांगना जो चीज़ है, सब हम उनको समाहित करने की कोशिश करें। हम अपने बच्चों को एक आदर्श के रूप में जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और राष्ट्र रक्षा के लिए जिन्होंने अपने हंसते हंसते जीवन की बलिदानी दी है, तो इस बहाने भी हम उनको याद करते हैं। और आने वाले जो हमारे जनरेशन हैं, वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो हम सबके अपने हैं, उनको भी चाहिए इस तरह के कि नहीं, इस तरह के कार्यक्रम हो, ताकि हम अपने पूर्वजों को, हम अपने वीर पुरुषों को, बड़े साहित्यकारों को बड़े गर्व के साथ हम उनका सम्मान दें, मान दें, उनकी कद बढ़े, ताकि लोग ये न भूल ना जाए कि जो आज़ादी जो आज हम प्राप्त किए हैं, जो हमारा सपना था, जो भारत का निर्माण हम जो देख रहे हैं, ये बहुत आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए लोगों ने बहुत त्याग और बलिदान की है। तो कम से कम इस बहाने भी हम उनको याद करें, हम उनकी वीर गाथा को याद करें, हम उनके साहित्य को याद करें, हम उनके कृति को याद करें। तो ये एक बहुत सार्थक प्रयास है। चलिए, क्योंकि दूरदर्शन एक लोक प्रसारक है और ज़्यादातर वक्त हम लोग वैसे ही कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं जिससे कि जनता का सीधा वास्ता होता है। आप सारी चीज़ों को देखते हैं डीडी झारखंड के। ऐसे कार्यक्रम जब दूरदर्शन जैसे चैनल पर आयोजित होते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है आम लोगों पर जो गाँव में रहते हैं? बिल्कुल पड़ता है। आप क्योंकि आप देखिएगा कि जब सरकार की जो मुख्य योजनाएं होती हैं, उसको जो है सबसे पहले जो दूरदर्शन, क्योंकि
निजी चैनलों का अपना मतलब उनकी अपनी जो पॉलिसी होती है, खासतौर पर रेवेन्यू पॉलिसी, इस वजह से वो उन योजनाओं का प्रचार प्रसार जो है पैसा लेके मतलब हम एडवर्टीजमेंट के रूप में करते हैं। लेकिन हम क्योंकि लोक प्रसारक हैं और हमारा काम ही है सूचना देना, शिक्षित करना, तो उस दिशा में हम लगातार काम करते रहते हैं। प्रसार भारती के जो दोनों प्रमुख चीज़ है, दूरदर्शन और आकाशवाणी, और आजकल तो हम क्योंकि डिजिटल मीडिया पे भी हमारा फोकस है, प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस हम चलाते हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कि जो मरकच्चो, डोमचांच, ठेठई टांगर और जो सोनुआ प्रखंड में जो आदमी रह रहा है, उसकी पहुंच जो है वो लोक प्रसारक ही उस तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमको देखने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आता है आम आदमी को। हमारा जो दूरदर्शन का DTH है वो फ्री है एक तरह से, 1000 रुपया में आप खरीदिएगा और फिर आजीवन देखिए। और उसमें हमारे जो लोक प्रसारक के जो तमाम जो चैनल हैं, उसके अलावा जो हैं वो प्राइवेट के चैनल भी हैं, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अब DD झारखंड, अब आप उम्मीद कीजिए ना कि हम कौन आदमी होगा जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात को इतनी शिद्दत के साथ जो है रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके दिखाता हो। संथाली में समाचार जो है कौन दूसरा चैनल दिखा सकता है? उनकी योजनाएं जितनी है, जनधन योजना से लेके जो उज्ज्वला योजना तक की बात कौन पहुंचाया? दूरदर्शन ने पहुंचाया। और शायद जो जिन लोगों तक वो योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, वो हमको देख के जुड़े, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं लोकल, उन लोगों के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना आई है, तो हम तक क्यों नहीं पहुंची है? अब सवाल किए जा रहे हैं आम आदमी। हमारा काम है, हमने इन्फॉर्मेशन दिया, हमने उनको शिक्षित किया, और अब आम आदमी सवाल कर रहा है। अपने जो लोकल वहाँ के अधिकारी हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे लिए योजना मैंने बनाया है, भेजा है, तो भाई हम तक क्यों नहीं पहुँच रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप हाल में मैं सर्वे देख रहा था कि कैसे दूरदर्शन का व्यूवरशिप जो है, हमारा व्यूवरशिप का हम कोई मिलावट उसमें नहीं करते हैं, उसका व्यूवरशिप आप मिलियन में है। जो हमारे 38 रीजनल चैनल है, उनका बहुत व्यूवरशिप है। हमारा DD झारखंड की बात करें, क्योंकि हम इस चैनल पे बैठे हुए हैं, तो हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम दिखलाते हैं रीजनल लैंग्वेज में, ढोल मांदर हो, अखरा हो, उसकी बात कौन करेगा रवि? प्राइवेट चैनल तो कई है झारखंड में, लेकिन कौन करेगा? वो गांव का जो प्रतिभा है, उसको बुला के उसके ढोल मांदर की थाप की गूंज दूसरे चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो हम वो एक तरह से फीलर है, मनोरंजन लेकिन बेसिकली हम एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। मेरा तो गर्व से सीना बहुत चौड़ा होता है जब हम संथाली भाषा में कोई हमारा एंकर आके जब स्वागत करता है और उनकी बात को उनके भाषा में जब बोलता है, तो समझते, क्योंकि आप तो क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप घूमते आए हैं, लोगों से आपका रास्ता भी है। अभी भी हमारे क्षेत्र जो कई जिलों में है, वो हिंदी समझने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। तो वैसे लोग संथाली में समाचार सुन रहे हैं, वैसे लोगों के लिए जो हमारा आप संथाल डायरी हमारा कार्यक्रम, वैसे लोगों के लिए ढोल मांदर में जब वो पंचपरगनिया में जब गाना गाता है, मुंडारी में जब हो में जब, तो वो कनेक्ट करता है। तो उनके लिए DD झारखंड है। और DD झारखंड पे जब वो आते हैं, उनको मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो मैं उस समय एक निजी चैनल में काम करता था, दिल्ली में था। तो उस समय मैं उस निजी चैनल के प्रतिनिधि के रूप में जब हम लोग वहाँ गए थे राष्ट्रपति भवन में, तो प्रधानमंत्री जी प्रणब मुखर्जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि देखिए हम वो तो अंग्रेजी बहुत उनकी शानदार थी, अंग्रेजी में ही बोलते थे, अंग्रेजी चैनल देखते थे, लेकिन वो उन्होंने मुझे पहचाना था, बोला था इसलिए, बोले कि हम सोने के समय जो है ना 10 बजे उस ग्रुप का जो बांग्ला चैनल है वो देखते हैं। बोले कि मैं इसीलिए तुमको जानता हूँ, तुम ये किए हो, इसको खिलाओ, मिठाई खिलाओ। मतलब उनका प्रेम था, राष्ट्रपति जी का प्रेम था। तो मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि जो
हम जो रीजनल की बात करते हैं, क्षेत्रीय, तो हमारा क्षेत्रीयता भी बहुत पवित्र क्षेत्रीयता है। मतलब हम उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को जो है संवर्धन का काम कर रहे हैं, और योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार लगातार जो है वो हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रही है। और हम अब आपको एक मतलब अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि हम 99% जो हम पॉपुलेशन है झारखंड में, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और हमारा जो है वो 1% जो पॉपुलेशन है, हम वहाँ तक भी अगले कुछ दिनों में पहुँचेंगे, ये वादा है। और सरकारी योजनाओं का तभी सफलता मैं देखूंगा जब वो 1% आदमी भी योजनाओं से जुड़ेगा, उसका लाभ लेगा। यही लोक प्रसारक की भूमिका है। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है कोई देश, तो यह आदमी इत्मीनान करना चाहता है कि जो चीज़ें चल रही हैं देश में, कम से कम उस अंतिम आदमी तक, अगर सोनुआ में कोई बैठा हुआ है जहाँ जाने का साधन नहीं है तो उस तक भी पहुँचे, उनकी भाषा में पहुँचे। सर, ये जो आज़ादी की लड़ाई जब हुई और अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से लड़ी, कोई तीर धनुष लेके लड़ा, किसी ने अखबार निकाला, कोई सुभाष चंद्र बोस की तरह मैदानी में आ गया सीधे सीधे, कोई भगत सिंह बने। जो लिटरेरी लोग हैं, जो साहित्यिक लोग थे, साहित्य की कितनी बड़ी भूमिका थी पूरी आज़ादी की लड़ाई में? सर बहुत मज़े की बात है कि सबसे पहले सर जो मीडिया, जो इसके पहले जो आप अमन जी से बात कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दूंगा कि सर जो प्रसार भारती का जो रोल है कि जो भी बात हो रही है, जो भी रूपरेखा तैयार की जा रही है, वो हम घर में बैठ कर के पूरी रूपरेखा को हम हूबहू उतारना चाहते हैं। और इस कोरोना काल में, और इनकी जो सबसे बड़ी भूमिका है प्रसार भारती का या मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का जो है कि सब आदमी घर में है और कोई दूसरा काम नहीं है, घर में रहना है और कैद होकर के। और सबसे ज़्यादा समय यदि हम लोग बिताते हैं या बिताते थे तो दिन भर चैनल को देखते रहते हैं। और जो भी बेहतरीन कार्यक्रम सब होता था तो हम लोग बदल बदल करके और चैनल का बहुत आनंद लेते हैं। तो प्रसार भारती सर एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, जो पहले हम अवेयर नहीं थे, हम जागरूक जिस चीज़ के लिए नहीं थे, उनकी भी पूरी जानकारी, या देश लेवल में किसी भी तरह का कोई योजना तैयार होती है तो गांव देहात सुदूर में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ तक वह उसका लाभ मिल रहा है, लाभ लेने की भरपूर कोशिश कर रही है या कर रहा है। तो सर मैं इस चैनल को, मैंने जितना बोले मैं कोटि कोटि में धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भी धन्यवाद कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर इस तरह के कार्यक्रम से सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित कोई हुआ है तो जो हमारे गांव का सबसे आखिरी व्यक्ति है, भारत गांव का देश है, और जब से सबसे कोने में जो बैठा हुआ है वह भी देख रहा है कि अगर हमको 1 किलो राशन मिलना है तो 1 किलो राशन हमको मिल रहा है कि नहीं। तो इसको जो सबसे ज़्यादा उत्प्रेरित अगर कोई किया है तो प्रसार भारती। मैं दूसरे बिंदु की ओर वापस आ रहा हूँ कि सर खींचो न कमानों को तलवार निकालो, जब तोप मुबालिक हो तो अखबार निकालो। तो आपका जो मीडिया का जो रोल है वह कहीं ना कहीं इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम सभी विधाओं से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो मेरी एक आवाज़ उठती है और वह आवाज़ जो चुपचाप बैठा हुआ है तो वह कौन करेगा? तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो यह काम पर्दे के पीछे है। जो साहित्यकार हैं, साहित्यकार क्या है, वो बैटलफील्ड में नहीं जाता है। उनका काम है जो हमारे सैनिक, जो हमारे सामने वाले जो योद्धा हैं, उनके मनोबल को काफ़ी ऊंचा करने के लिए वह क्या कर रहे हैं, घर में बैठकर हम सभी सैनिकों का, सभी युवाओं का, सभी देशभक्तों को जो इस फील्ड में नहीं भी है उनको भी उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो जो साहित्यकार हैं उनकी ज़बरदस्त भूमिका है। ऐसे भी कि वीर जवानों तुम जागते रहो, तुम्हारे पीछे हम लाखों नौजवान हैं। तो यह सब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, वो प्रेमचंद की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, जिन जिन साहित्यकारों को, और अगर हम जहाँ पर हैं, जिस प्रदेश में हैं, तो यहाँ पर भी एक से एक साहित्यकार हैं
जो युद्ध क्षेत्र में नहीं गए, बैटलफील्ड में कभी गया नहीं, लेकिन बैटलफील्ड में जो वीर योद्धा है उनके मनोबल को हमेशा बढ़ाने में वो कविता के माध्यम से, वो गीत के माध्यम से, वो गज़ल के माध्यम से, वो कहानी और उपन्यास के माध्यम से अपनी आवाज़, जो एक सफल योद्धा है उससे भी कहीं बढ़ चढ़कर जो साहित्यकारों की भूमिका है वह बहुत ही सराहनीय है। चूँकि उनके भीतर में अगर आत्मविश्वास कोई बढ़ाता है तो मैं मानता हूँ कि जो साहित्यकारों की भूमिका है उसमें एक जोश भरता है, उनके भीतर में एक जुनून पैदा करता है कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके कि सर हम उत्साहवर्धन करते हैं। हाँ। हम जो साहित्यकार हैं, हम जो वो सैनिक हैं, उनका हम उत्साहवर्धन करते हैं। तो हमारे छोटे से प्रयास से, उत्साहवर्धन से, हमारा जो सामने वाला जो योद्धा है उनको पता है कि सामने से गोली आ रही है और वो बुलेट मुझे छेद करेगी, उसके बाद भी हम इन तमाम चीज़ों को एकदम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। मेरे पास एक ही स्वर है, वह देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भारत प्रेम। तो साहित्यकारों की एक ज़बरदस्त भूमिका है, वो अपनी कविता के माध्यम से, साहित्य की अन्य विधाओं के माध्यम से जो हमारे वीर योद्धा हैं उनको हमेशा उत्प्रेरित करने का काम किए हैं, हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किए हैं, जो अच्छा। मेरी मान्यता है। आपने काफ़ी अच्छी बात कही। हर बार क्या होता है कि जब आदमी थोड़ा सक्षम होता है तो अपनी चीज़ों को सोचता है कि पहले तक इतिहास की किताबें हैं तो हमने जो पढ़ी वो वेद की तरह है, पुराण की तरह है, उस पर सवाल सामान्यतया नहीं उठाए जाते थे। अब जब आबादी थोड़ी ज़्यादा जागरूक हुई है तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों को इतिहास में स्थान नहीं मिला। तो हम लोग जब झारखंड की बात करते हैं खासकर, तो ठीक है कि बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा है और उनको उनकी इज्जत पूरी दुनिया में है, सिद्धू कान्हू की चर्चा करते हैं, कई सारे ऐसे योद्धा हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है, इतिहास की किताबों में नहीं है समग्र तौर पे। तो क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो क्या करना चाहिए अभी की पीढ़ी को, अभी के साहित्यकारों को, पत्रकारों को या सरकारों को, जिससे कि जो एक मन में कहीं पे भावना है कि नहीं हमारे नायकों को तो वह स्थान नहीं मिल पाया, तो वो भावना उनकी खत्म हो जाए, उनके नायकों का स्थान मिल पाए। देखिए क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो हमारे यहाँ अभी तक जो है आज़ाद एक ये मिसिंग है। मुझे इस स्वीकार करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि ख़ास तौर पे झारखंड के जो हमारे शहीद थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको लेके जो है डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से आज़ादी के बाद नहीं हुआ। जब संयुक्त बिहार था, हालांकि बिहार में भी कई लोग थे जिनका नहीं हुआ। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि आप फणीश्वर नाथ रेणु जैसे को केवल लेखक मानते हैं, हाँ, लेकिन वो तो लड़ाई लेकिन वो आज़ादी के लड़ाके भी थे। मतलब केवल भारत ही नहीं, वो नेपाल में भी जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी और सशस्त्र आंदोलन वहाँ पे, उनकी किताब भी नेपाली क्रांति में पढ़ चुका हूँ। तो क्या है कि कई जो इतिहासकार हैं वो अपने सुविधा के अनुसार जो है उसमें शामिल करते हैं। कुछ लोगों को, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मेरा मत लगता है कि नहीं ये हिंदी के प्रोफेसर में है तो इनको इसी में फिट करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये इनका रिसर्च हो सकता है सोशियोलॉजी पे भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो अब सोशियोलॉजी की जहाँ बात होगी, हम इसलिए केवल इनका नाम नहीं देंगे कि हिंदी के प्रोफेसर हैं, इनके खिलाफ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी तरह जो हमारे तरफ जो हमारे बहुत सारे जो आंदोलन है, चुहार आंदोलन जिसको हम लोग चुहार आंदोलन बोलते हैं, लड़ाका आंदोलन, इसके अलावा आपको सिंहभूम के इलाके में जाइएगा तो वहाँ पे अर्जुन सिंह, महाराज अर्जुन सिंह वो महाराज थे, क्योंकि वो पूरा इलाका सिंहभूम का इलाका उस समय भी बहुत मतलब बेहतर जंगली क्षेत्र था, वहाँ पे और बहुत सारी संभावनाएं थी। तो आंदोलन वहाँ से स्टार्ट हुआ। आप आज कह रहे हैं कि सर आज क्या होता है कि कोई सूचना पहुँचानी है आपको, तो सूचना जो है दबाने की कोशिश होती है कि नहीं ये बात नहीं पहुँचे वहाँ तक, ताकि वो रिएक्शन में नहीं आए। लेकिन समझिए कि वो सारंडा के जंगल के क्षेत्र में शासन करने वाले अर्जुन सिंह और उनकी जो प्रजा थी, उनको लगा कि नहीं अंग्रेजों की ये बात गलत है और वहाँ आंदोलन हुआ। लेकिन आप और हम जो दोनों को कभी शायद उनके बारे में हम जब पत्रकार बने तब हमने पढ़ा उसको, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में उनका नाम नहीं है जी। सिद्धू कान्हू वो बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगा आज़ादी से पहले
का आंदोलन उनका है। उन्हीं की बहनों का जिक्र नहीं होता, फूलो झानो का। फूलो झानो का जिक्र होता है। आप तिलका मांझी का जिक्र हो गया, लेकिन आजादी की जो पहली लड़ाई है उससे पहले उनकी लड़ाई को उनको संज्ञा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि एक इतिहासकार से मेरे एक कार्यक्रम में आए थे एक दिन, एक बहुत अच्छा बोल रहे थे कि दरअसल क्या होता है कि इतिहास जो है ना, वो कमजोर लोगों को वो स्थान नहीं देना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो कमजोर मतलब ऐसे इलाकों, सुदूर इलाकों से आए, तो उनके जो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी, वीर बुद्धू भगत गुमला का क्षेत्र है, यतरा टाना भगत, जो एक कॉन्सेप्ट दिए, केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन ही नहीं की, एक कॉन्सेप्ट दिए, बिरसा मुंडा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जीवन केवल, और इन लोगों के पास ना जीवन जीने का भी एक मॉडल था। आप गौर कीजिएगा कि हमारे जितने भी सेनानी हैं झारखंड के, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, कुछ दिनों के लिए उन्होंने विजय भी हासिल कर लिया, और उन्होंने एक मॉडल भी दिया कि हमारा ये मॉडल है। आप ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का ही देखिए तो, और लेकिन हमारे जो पूर्व के इतिहासकार हैं, उन लोगों ने इनके बारे में कुछ भी लिखना उचित नहीं समझा। वो पूरा फोकस किए रहे बड़े बड़े शहरों के आसपास रहने वाले उन लोगों। आप कैसे भुला सकते हैं इनका योगदान? तो ये हम लोग इसको, क्योंकि कोर्स करेक्शन का दौर चल रहा है, कई कोर्सें चल रही हैं, हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे बात की है, झारखंड सरकार ने भी इसके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कुछ काम किया है, लेकिन ये काम कितनी ईमानदारी के साथ हो सकेगी कहना मुश्किल। लेकिन अब बहुत देर हो चुका, आज़ादी का 75 साल हो चुका है, और ये नायक जो है हमारे, वो आज़ादी की पहली लड़ाई से पहले के नायक हैं जी। तो इनके बारे में अब थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन अभी भी वो हमारे लोक कथाओं में है, लोक गीतों में है, वहीं से आपको लाना होगा, इनको स्थापित करना होगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि राज्य सरकार अगर अपने बच्चों को, अपने स्कूली बच्चों को जो है उनके बारे में पढ़ाएंगी, तो उसका बहुत फायदा होगा, और इनको भी जो है सच्ची श्रद्धांजलि उसी से मिलेगी। चलिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि हमने क्या किया है, उसका मूल्यांकन की बात हो रही थी थोड़ी। अब हमारे पास 2 ही मिनट का वक्त है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जो 75 साल तो हमारी आज़ादी की हो गए, आने वाले 75 सालों का भारत आप कैसा दिखते हैं? जब भारत 150 साल की आज़ादी होगी तो कैसा होगा भारत? हम जो सोचते हैं, या हम अपने युवाओं के लिए जो मेरा संदेश होगा कि जो भी चीज़ छूट सी गई है उसको फिर से, और इसको स्ट्रक्चर बनाना होगा। हम 25 साल 50 साल पहले की कल्पना लेकर के अगर चलेंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो जिन लोगों की भूमिका है, वो चाहे साहित्यकार हों, समाज सेवी हों, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, इन पर बहुत काम हो चुका है। जो नहीं हुआ है वो जगह जगह पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जो फाइलों में दब सी गई है, वो चीज़ों को सामने लाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिल करके अगर ये फ्रेम आउट करे, इतिहासकारों से संपर्क करे, विद्वान शिक्षकों से संपर्क करे, समाज सेवियों से संपर्क करके जो चीज़ छूट सी गई है वो अगर चाहेंगे, और जो प्राइमरी स्तर तक की बात की है, अमन कुमार जी जो बता रहे थे कि प्राइमरी स्तर, चूँकि हमारे जो रीढ़ है, जो हमारे बच्चे हैं वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं इसको सिलेबस में लाएं, ताकि एक एक बच्चे उनके वीर गाथा को जाने, इतिहास को जाने, संस्कृति को जाने, कला को जाने, साहित्य को जाने। यदि हम बचपन से वो अगर कर देंगे तो हमारा इस तरह से प्रोग्राम चॉकआउट हो, ताकि भविष्य जो है 50 साल, 150 साल या 500 साल तक का हम जैसा एक रेखा खींचेंगे, ऐसा रेखा खींच दें जो दूसरे को मिटाने नहीं, वो एक दूसरी रेखा तैयार करेंगे। अमन जी, कोई सवाल नहीं है मेरा, क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल, मतलब मैं अपने उन महान पुरखों को याद करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपका भी आज सब्जेक्ट यही था कि साहित्यकारों और पत्रकारों की भूमिका, जिस देश का के राष्ट्रपिता पत्रकार रहे हों, राम मोहन राय वो पत्रकार थे आपको, और तमाम लोग जितने भी बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो पत्रकार थे या साहित्यकार थे। उनका बैकग्राउंड देखिएगा, वकील थे, पत्रकार और साहित्यकार थे। उन तमाम लोगों को मेरा सशक्त नमन होगा कि उन्होंने हमें आज़ादी दी है, और हम उन सब को याद करेंगे, और उनके जो बताए रास्ते पे हम आज़ादी के 75वें साल
में चाहेंगे कि लोग वो तक पहुँचे और ये आज़ादी जो हमें मिली है उसे हम संभाल के रखें, उसको और सुरक्षित बनाएं, उसको और विकसित करें उनके जो मूल्यों को, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। चलिए, आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में हम ऐसे कई और कार्यक्रम करने की इच्छा रखते हैं। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। मुझे फिलहाल इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।